Hello students, in previous lecture we have studied perfect elastic collision in one dimension. In this video lecture we will discuss about perfect inelastic collision in one dimension. Okay, so let us start with a simple formula of coefficient of restitution. What is coefficient of restitution? Relative velocity of relative velocity of separation between two objects divided by relative velocity of approach between two objects. क्लियर? ये हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था. जिसने नहीं पढ़ा वो आई बटन पर क्लिक करके जा सकता है. खैर, यहां तक हमने पढ़ा था. हमने देखा था कि परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन में इसकी वैल्यू 1 होती है. व्हाट अबाउट परफेक्ट इनइलास्टिक कोलाइजन? E इज इक्वल टू 0. अगर E की वैल्यू 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? Relative velocity of separation becomes 0. सोचिए, दो ऑब्जेक्ट है, आपस में टकराए. टकराने के बाद में कब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी? सोचिए, टकराने के बाद टकरा गए, फिजिकल कांटेक्ट में आ गए. अगर ये अलग हो गए तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 कहां रही? दूसरा पार्टिकल पीछे वाले पार्टिकल से तेज चलने लगा तो चेंज हो गया ना. ये तो नहीं रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. हमें 0 चाहिए. तो 0 कब होगी? 0 कब होगी ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? जब दोनों मिले और मिलने के बाद जुदा ना हो. बात समझ में आई? दोनों टकराए और टकराने के बाद अलग ना हो. अगर अलग हो गए तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल नॉट बी 0. टकराने के बाद अगर दोनों पार्टिकल सेम हो जाएंगे, मतलब एक ही पार्टिकल बन जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिकम्स 0. क्लियर? सेपरेट नहीं होना है. अगर सेपरेट हो गए तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 नहीं हो पाएगी. क्लियर? कॉपी. आगे देखते हैं. अब हमें यह बात तो समझ में आ गई कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होती है. इसका मतलब दोनों पार्टिकल या दो ऑब्जेक्ट टकराने के बाद एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा. चलिए फिर से शुरू करते हैं. ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है. ये u1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है. दूसरा ऑब्जेक्ट, वन डायमेंशन की बात करेंगे तो एक लाइन में ट्रेवल करेंगे ये दोनों पार्टिकल. u2 वेलोसिटी है, मास m2 है. बिफोर कोलाइजन जल्दी जल्दी देखेंगे. पिछले टॉपिक में मैं आपको पूरा डिटेल में समझा चुका हूं. थोड़ा सा तेज चलेंगे. बिफोर कोलाइजन मोमेंटम Pi इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 है ना. काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलाइजन क्या रहेगी? हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर. क्लियर? Let us assume this is equation number 1, this is equation number 2. Clear? After collision, सोचिए, अभी हमने देखा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसी हो जाती है? 0. इसका मतलब दोनों पार्टिकल मिलकर सिंगल पार्टिकल बनेगा. दोनों ऑब्जेक्ट कोलेस हो जाएंगे. मास कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2. वेलोसिटी कंसीडर कर लेते v. ठीक. आफ्टर कोलाइजन वेलोसिटी बिकम्स v है ना. रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी तो अभी 0 ही रहेगी. ये पार्टिकल भी v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, आगे वाला पार्टिकल भी v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है. दोनों के बीच में सेपरेशन चेंज होगा क्या? नहीं होगा. इसका मतलब v वेलोसिटी सेम रहेगी. अब मोमेंटम कितना आएगा? pf इक्वल टू m1 plus m2 is the mass of whole object. जो टकराने के बाद दो ऑब्जेक्ट कोलेस हो गए ना, तो उसका मास कितना रहेगा? m1 plus m2.
वेलोसिटी क्या रहेगी v, ये इक्वेशन नंबर 3। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। We have already studied in previous lecture, momentum remains conserved but kinetic energy does not remain conserved in perfect inelastic collision। inelastic collision में kinetic energy change हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोमेंटम सेम रहेगा, यहां से वेलोसिटी निकाल लेंगे, किसकी वेलोसिटी, आफ्टर कोलाइजन वेलोसिटी। फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और फिर हम देखेंगे कि चेंज कितना आया काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। चलिए पूरा टॉपिक स्टडी करते हैं। पहले देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना, पीएफ इक्वल टू पी आई। पीएफ की जगह क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 डॉट वी, m1 plus m2 dot v equal to, instead of pi we can write m1 u1 plus m2 u2। now calculate v, then v is equal to m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2, इक्वेशन नंबर 5। दिस इज द वेलोसिटी। क्लियर? जो कुछ भी कॉपी करना चाहते हैं आप कर लीजिए, अदरवाइज आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप पीडीएफ डाउन। नाउ काइनेटिक एनर्जी, आप देखिए काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। kf इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2। Instead of v we can write this one, m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2 whole square। अब इसे सॉल्व ही करना है, कर लीजिए। kf is equal to m1 u1 plus m2 u2 whole square divided by twice m1 plus m2। यहां तो स्क्वायर था, लेकिन यहां पर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई में भी एक कट गया तो एक बचा, ठीक। दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, अब हम ये देखना चाहते हैं। So to calculate change in kinetic energy, we can consider delta K is equal to Kf minus Ki. This is our final kinetic energy. This one is initial kinetic energy. So delta K is equal to m1 u1 plus m2 u2 whole square divided by twice m1 plus m2। Clear? माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ओके, नाउ सॉल्व इट। अब सिंपल कैलकुलेशन है, कोई खास बात नहीं है इसमें। ट्वाइस m1 प्लस m2 इज द एलसीएम, है ना। एलसीएम ले लिया। m1 u1 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, ओपन करो इस ब्रैकेट को, यहां तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, सॉल्व कर लो इसे। प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? लगा दो यहां पर। प्लस 2m1 u1 m2 u2, दैट इज 2m1 m2 u1 u2, और आगे देखिए माइनस इस पूरे ब्रैकेट को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो m1 प्लस m2
m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर। अब इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं, है ना, सॉल्व ही करना है, सिंपल है। m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 u1 u2 माइनस m1 का इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, m2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, करते जाइए। m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m1 m2 u2 स्क्वायर, क्लियर। m2 m1 माइनस m2 m1 u1 स्क्वायर, फिर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ट्वाइस m1 प्लस m2। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ डेल्टा k इज इक्वल टू, look at the board, m1 square u1 square, m1 square u1 square cancel, m2 square u2 square, m2 square u2 square cancel, 2m1 m2 u1 u2 minus m1 m2 u1 square minus m1 m2 u2 square and divided by twice m1 plus m2. This is remaining. Okay. Now taken out m1 m2 है ना as a common factor, m1 m2 twice u1 u2। अच्छा देखो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, इसको भी बाहर ले लेते हैं। माइनस 2 u1 u2 प्लस u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाय ट्वाइस m1 प्लस m2। इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो डेल्टा k इज इक्वल टू माइनस m1 m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। देखिए ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab is equal to a minus b whole square divided by twice m1 plus m2. This is the change in kinetic energy. क्या लिया था हमने? डेल्टा के। समझिए, डेल्टा के इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। अभी इधर देखिए, m1 m2 मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो पॉजिटिव है। u1 और u2 अगर नेगेटिव हो भी गया तो इसका स्क्वायर है, अगेन पॉजिटिव। m1 m2 फिर से पॉजिटिव। इसका मतलब इस नेगेटिव साइन को छोड़कर ये जो पूरी क्वांटिटी है ये सब के सब पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्वांटिटी का नेगेटिव में मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब डेल्टा के इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो सोचिए के एफ माइनस के आई लेस देन 0 implies kf is less than ki, है ना। यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। ये प्रूव हो गया, हो गया प्रूव। देखिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया ये गया कहां? ये जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया कितना आया, कितना तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। हाउ मच चेंज इज देयर? m1 m2 डॉट u1 माइनस u2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस m1 प्लस m2। दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये चेंज गया कहां? मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आया, डिक्रीज हो गई ना काइनेटिक एनर्जी, ये गई का। तो जहां कुछ नजर ना आए वहां पर एक चीज बहुत अच्छी है, हीट में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में कन्वर्ट हो गई। और होता भी है ना कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को टकराते हैं तो क्या होता है? चिंगारी निकलती है। पहले हुआ था ना, आदि मानव ने क्या किया था? दो ऑब्जेक्ट को टकराकर चिंगारी पैदा की थी। तो कोलाइजन में भी यही हुआ। आगे यहां तक समझ में? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि ये दूसरे बच्चों की भी हेल्प कर सकता है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।